तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है हमारे पास। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में ये है कि हमारे पास यहाँ पे निक्रोसिस होती है। पहले तो हमने कहा था कि वहाँ पे निक्रोसिस नहीं होती थी, ठीक है ना, वो रिवर्सिबल था। यहाँ पे ये निक्रोसिस हो जाती है। किस चीज़ की? कार्डियक सेल की, क्योंकि हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं ना, वो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे निक्रोसिस होगी। अब यहाँ पे जो हमारे पास निक्रोसिस हुई है, वो क्यों हुई है? वो इसलिए हुई है कि हमारे पास जो एथीरोस्क्लेरोटिक प्लेग जो था, वो हमारे पास रप्चर हुआ था। और उसी की वजह से आके जो हमारे पास कोरोनरी आर्टरी है वो कंप्लीटली अक्लूड हुआ था। ऊपर जो स्टेबल और अनस्टेबल में हमने बात की थी, अनस्टेबल में सॉरी, कि उसमें जो है ना इनकम्प्लीटली अक्लूजन हो रहा था, यहाँ पे कंप्लीट अक्लूजन। ठीक है ना। तो देखिए, अगर एक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोरोनरी आर्टरी है, ये आपके पास हार्ट है, ठीक है, ये आपके पास हार्ट है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक हो गया। और ये आपके पास कोरोनरी आर्टरी, यहाँ पे अब हमारे पास वो जो एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेग था वो रप्चर हो गया है और ये कंप्लीटली हमारे पास बंद हो गया है। अब ब्लड सप्लाई जो है ना यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है ना, इस साइड पे, ठीक है ना। तो फिर ये जो जगह है हमारे पास, ये बंद होती है, ठीक है ना, बंद नहीं होती है सॉरी, निक्रोसिस हो जाती है, खत्म हो जाता है, मर जाता है, ठीक है ना। या कोई थ्रोम्बोसिस हो, थ्रोम्बाई आके भी हमारे पास जो कोरोनरी आर्टरी में वो यहाँ पे आके फंस जाती है और वहां से जो है ना फिर हमारे पास कंप्लीट ऑक्लूजन हो जाती है। और इसमें जो है ना हमारे पास फिर ब्लड सप्लाई नहीं होती, इस्कीमिया हो जाती है, माइकार्डियल इंफार्क्शन हो जाती है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे इन लोगों ने कहा कि कोरोनरी अदर काजेज हमारे पास वेजोस्पाज्म है, जैसे कि प्रिंजमेटल एंजाइना भी हमारे पास इसमें जो है ना एमआई में हो सकती है। अनस्टेबल एंजाइना अगर आप ट्रीट ना करो तो एमआई फिर हो सकती है, मतलब लेट कॉम्प्लिकेशन है फिर उसकी, प्रिंजमेटल की और अनस्टेबल की एम्बोलाई हो सकती है। वास्कुलाइटिस है। वास्कुलाइटिस का मतलब ये होता है कि वेसल्स का इन्फ्लेमेशन, फॉर एग्जांपल कावासाकी डिजीज है। ये हम वेसल्स की एक चैप्टर है, हम करेंगे कावासाकी, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों में होता है ये कावासाकी जो बीमारी है, और बेसिकली छोटे छोटे बच्चों में होते हैं। और इसी की वजह से जो है ना हमारे पास कॉम्प्लिकेशन होती है एमआई, ठीक है ना। तो अगर कावासाकी वो है तो वास्कुलाइटिस में हमारे पास कावासाकी होते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, जहन में रखना है। और जो इन्फार्क्शन है वो बेसिकली आपके पास दोनों एट्रिया में भी हो सकता है और दोनों वेंट्रिकल में भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारे देखें, ये अगर फॉर एग्जांपल ये टोटल अक्लूजन हुआ है, कंप्लीट अक्लूजन, ये देखें आपको नजर आ रहा है ना ये वाला। एक मिनट में थोड़ा सा रिमूव करूं, ये देख, ये कंप्लीट अक्लूजन हुई है, ये नजर आ रहा है ना ये वाला, ठीक है, ये सही है। देखिए कंप्लीट अक्लूजन हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों ने, अब जाहिर सी बात है वही क्लिनिकल फीचर्स है। हमेशा के लिए आप लोगों ने ये बात ध्यान में रखना है ना कि जब भी कार्डिक पेन होता है ना, कार्डिक पेन, ये क्रशिंग पेन होता है, हेवी पेन होता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट आए आपके पास और वो कहे कि मुझे ना चेस्ट पेन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। अब चेस्ट पेन हो रहा है लेकिन अगर आप उसको टच करते हो और उसको पेन हो रहा है तो फिर ये कार्डिक पेन नहीं है, ठीक है ना। विथ टेंडरनेस अगर आप जो है ना पेशेंट को पेन फील हो रही है तो फिर ये कार्डिक पेन नहीं है। कार्डिक पेन शुड बी क्रशिंग पेन, should be heavy pain, should be knife like, like वो कहते हैं पेशेंट के, यार कोई मुझे ना चूरी मार रहा है। ये करेक्टरिस्टिक है कार्डिक पेन की, ठीक है ना। तो ये जहन में रख ले कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया है वो कह रहा है कि मैं सांस लेते ही चेस्ट पेन हो रहा है, तो फिर वो फ्लोरेटिक पेन हो सकता है, ये कार्डिक पेन नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दो तीन चीजें जहन में रख लो। कार्डिक पेन ये आप लोगों ने इधर से पकड़ना है। अगर फॉर एग्जांपल वो कहें कि पेशेंट है और उसको चेस्ट पेन है, ये है फलाना है दिमाग है, और जो है ना फिर आप अपने पेशेंट को डायग्नोज करना है, ठीक है ना। तो और वो पेन जो हो रहा है या वो विद टेंडरनेस हो रहा है या विद उस वो पेन हो रहा है जो आप सांस लेते हो तब,
तो और आपसे कहे कि ये कार्डिक पेन है कि नहीं, तो आप लोगों ने बताना है कि ये नहीं, कार्डिक पेन नहीं है, ये आप फ्लोरेटिक पेन हो सकता है, या जो आपके रिब्स के दरमियान जो स्पेस है हमारे पास, ये इधर का पेन हो सकता है, ठीक है ना, कार्डिक पेन नहीं हो सकता है। वही चीज़ है, चेस्ट पेन होगा, डिस्पनिया होगा, डायकोरोसिस होगी, ठीक है ना। यहाँ पे भी वही साइन एंड सिम्टम्स है हमारे पास, लेकिन फर्क क्या है, ग्रेटर देन 20 मिनट्स, ये देखें, एंजाइना में लेस देन 20 मिनट्स। यहाँ पे ये जो नाइट्रोग्लाइसरीन है, इससे ये बंदा ठीक नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब इसका जो सिम्टम्स है, सिम्टोमेटिकली रिलीफ देने के लिए जो हम मेडिसिन यूज करते हैं, जैसे कि ऊपर हम एंजाइना और स्टेबल अनस्टेबल और इसमें नाइट्रोग्लाइसरीन दे रहे थे प्रिंस मेटल में, तो वो हम सिम्टम को रिलीव करने के लिए, ताकि उसका जो चेस्ट पेन है वो खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सिम्टम्स को सिम्टोमेटिकली रिलीफ देने के लिए हम नाइट्रोग्लाइसरीन दे भी दे, लेकिन ये काम नहीं करेगा, कहने का मकसद ये है, ठीक है। बेसिकली जो यहाँ पे हमारे पास वही बात मैंने की ना, राइट वेंट्रिकल एंड बोथ एट्रिया और जनरली यहाँ पे हमारे पास वो है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना ईकीजी पे अगर आप देखें, बहुत अहम बात है यहाँ पे, ये आप लोगों ने जहन में रखना है, वो ये है कि जो मोस्ट कॉमन जो आर्टरी यहाँ पे वो इन्वॉल्व है ना अक्लूजन्स, वो है लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। यहाँ पे जो है ना हमारे पास ज्यादातर अक्लूजन होती है, सही है, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और ये हमारे पास इंटीरियर वॉल को जो है ना, इसमें इंफार्क्शन हो जाती है, सही है। तो जब भी आपका पास इंटीरियर सेप्टम ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, इंटीरियर सेप्टम ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, सही है, तो यहाँ पे जो आर्टरी इन्वॉल्व होती है वो लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, मोस्ट कॉमन है, ठीक है ना। तकरीबन इन लोगों ने कहा है कि 45% है मेरे ख्याल से, हाँ सही है, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन एम आई लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, बहुत अहम, सही है, मोस्ट कॉमन है, तकरीबन 45% है कि 50% है, पता नहीं, आई थिंक 45% है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है ना वो हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी है हमारे पास, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी हो गया, राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी, ये भी जो है ना हमारे पास ये भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन मोस्ट कॉमन ये है, सेकंड मोस्ट कॉमन ये है, ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का। और ये आपके पास भी जो पपेपिलरी मसल्स होते हैं ना वाल के, आप लोगों ने देखा होगा, अगर फॉर एग्जांपल ये माइट्रल वाल है, तो यहाँ पे जो ये वाल जो बंद कर देते हैं, इसको पपिलाई कहते हैं ना, वो जो को बंद कर देते हैं, आगे मेरे ख्याल से एक तस्वीर है कि नहीं दिया है मैंने, अच्छा, तो उसमें जो है ना हमारे पास जो पपिलाई मसल्स होते हैं उसको बंद करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर राइट कोरोनरी आर्टरी में यहाँ पे अक्लूजन हो जाए, सेकंड मोस्ट कॉमन है, तो हमारे पास जो है ना वो पोस्टीरियर सेप्टम, यहाँ पे इंटीरियर सेप्टम, यहाँ पे पोस्टीरियर सेप्टम है, सही है, वो साथ में जो है ना पपेलरी मसल और लेफ्ट वेंट्रिकल की, सही है। तो यहाँ पे ये हमारे पास सेकंड मोस्ट कॉमन ये इन्वॉल्व, ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो है ना इनिशियल फेज में हमारे पास क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है, पेशेंट है, उसको एमआई हुई है, ठीक है ना, इनिशियली इनिशियली क्या होगा इस बंदे को, फॉर एग्जांपल इनिशियली सब एंडोकार्डियल निक्रोसिस होगी इनिशियली, ये इनिशियल स्टेज है, आप सही है, ये सब एंडोकार्डियल निक्रोसिस जो है ना, सब इनिशियल, सही है, इनिशियल में ये अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को एमआई हुई है, तो इनिशियली ये हमारे पास ये काम होगा, सब एंडोकार्डियल निक्रोसिस होगी। और इस टाइम जो है ना हमारे पास एस टी सेगमेंट जो है ना वो डिप्रेस होगा, लेकिन ये सब इनिशियली, सही है, अक्यूट के केस की बात मैं कर रहा हूँ, इनिशियली, ठीक है, बहुत अहम बात है। लेकिन जब भी ये बाद में क्रॉनिक हो जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल बाद की बात अगर मैं करूँ, यानी कंटिन्यूसली या सीवियर पेन जो है ना वो पेन जो है ना वो कंटिन्यूसली हो रहा है, ठीक है ना, तो उस टाइम फिर ये हमारे पास जो है ना वो
ट्रांसम्यूरल, जिस तरह हमने ऊपर बात की स्लाइड में, मैंने नहीं डाला है, मेरे ख्याल से मैं भूल गया था। जिस तरह के एपिकार्डियम है, ठीक है ना, फिर मायोकार्डियम है, फिर एंडोकार्डियम। तो यहाँ पे जो ये जो पूरी दीवार है ना, यहाँ पे पूरी इन्वॉल्व हो जाती है। यहाँ पे सब एंडोकार्डियल है, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ, लेकिन इनिशियली यहाँ पे होगा, तो इसलिए डिप्रेस होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये आप जो है ना कंटिन्यूअसली इसी तरीके से रहें और आप ट्रीट ना करो, और जो है ना वो वक्त पे जो है ना वो हॉस्पिटल ना पहुंचे, और वो सीवियर हो जाता है, मतलब कंटिन्यूअसली हो जाता है, क्रॉनिक हो जाता है, तो ये फिर जो है ना पूरी दीवार यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए फिर वो उसको हम कहेंगे ट्रांसम्यूरल, ठीक है ना, ट्रांसम्यूरल। तो इनिशियली सब एंडोकार्डियल होगा, लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली की बात हम करें, ठीक है ना, तो फिर उसमें पूरी दीवार इन्वॉल्व हो जाएगा। इनिशियली जो है ना वो इस सब एंडोकार्डियल होगा यहाँ पे, तो इसलिए एस टी सेगमेंट डिप्रेस होगा। लेकिन फिर बाद में जो है ना ये पूरी दीवार यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है, तो यहाँ पे एस टी सेगमेंट फिर एलिवेशन होगा, ठीक हो गया। तो इनिशियली ये बात आप लोगों ने जहन में रखो। और ये एम आई की बात अगर आप लोगों के याद, तो ईसीजी में हमने बात की थी कि अगर फॉर एग्जांपल एस टी सेगमेंट एलिवेशन हो जाता है ना, तो वो बाद में वापस आ जाता है। इसलिए जब हम एम आई का पेशेंट होता है ना, तो विद इन 24 आवर्स हम अंडर 24 आवर्स हम ईसीजी करते हैं। ये इसके लिए वो होता है कि आपने ईसीजी ही करना है। पेशेंट आया है, 24 घंटे हुए या नहीं हुए हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर है, तो पहला काम आपने ये ईसीजी करना है पेशेंट के लिए, सही है, ताकि आपको ईसीजी में पता लग जाए। लेकिन जब एमआई हो जाती है ना, तो जो एसटी सेगमेंट होता है ना, वो फिर वापस आ जाता है, अपने लेवल पे आ जाता है। लेकिन हमने एक बात की थी कि जो पैथोलॉजिकल क्यू वेव है वो सेटल नहीं होती है। हमने बात की थी ईसीजी में कि अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मली हमारे पास ना पी वेव है, फिर किस क्यू वेव है, लेकिन ये जो क्यू वेव है ना ये बहुत छोटा होता है, ठीक है ना, नॉर्मली। लेकिन अगर मैं एबनॉर्मल, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको प्रीवियस एमआई हुई है, हमने बात की थी, तो यहाँ पे जो क्यू वेव है ना ये थोड़ी सी 1/4 जिसको बोलते हैं 1/4 बढ़ जाती है, ये क्यू वेव, ठीक है ना। तो जब ये बढ़ जाती है, ठीक है, इसी तरीके से कुछ, ठीक है, तो अब ये पैथोलॉजिकल क्यू वेव है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि इस पेशेंट को प्रीवियस एमआई हुई है। अब ये एस टी सेगमेंट एलिवेशन या डिप्रेशन ये तो अपने पुराने हालात में वापस आ जाते हैं, लेकिन ये जो क्यू वेव है ये वापस नहीं आता है। तो जब भी आप पैथोलॉजिकल क्यू वेव देखो, तो इसका मतलब ये है कि इस पेशेंट को प्रीवियस एमआई हुई है। अब ये इनिशियल फेज में ये क्यू वेव नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ सब एंडोकार्डियल ये वाला जगह इन्वॉल्व है। लेकिन जब ये कंटिन्यूअसली पेन होते हैं और पूरी दीवार जो है ना, पूरी वॉल जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाती है, फिर इसके बाद जो है ना ये जो क्यू वेव है ये यहाँ पे मौजूद होगा, इनिशियली नहीं होगा। ये बहुत अहम बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। आ, इसके अलावा जो है ना, हाँ, हमारे पास फिर हम क्या कर देते हैं कि एक तो ईसीजी से हमें पता चल जाता है, लेकिन जब हम देखते हैं, लेकिन जो कार्डियक एंजाइम है इससे हमें जो है ना वो पता लग जाता है। हम पता लगाते हैं कि कार्डियक एंजाइम क्या है। कार्डियक एंजाइम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं अब, और पूछते भी है लोग, और आपके दोस्त भी पूछेंगे आपसे, आपके टीचर्स भी पूछेंगे आपसे। तो कार्डियक एंजाइम जो है ना वो बहुत अहम है, सही है। तो हम बेसिकली हमारे पास ना वो है माइग्लोबिन है हमारे पास। यहाँ पे इन लोगों ने तो सिर्फ ट्रोपोनिन आई और इसकी बात की है, एम सी, ये सी के एम बी की। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो कार्डियक एंजाइम है वो है हमारे पास मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन तो हर जगह पे है, जैसे कि आपके मसल, जहाँ पे भी मसल हो वहाँ पे मायोग्लोबिन होगा। लेकिन खैर यहाँ पे भी हम ये कर देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है और उसको कार्डियक का कोई मसला है, तो मायोग्लोबिन एक वो है हमारे पास, मार्कर है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास सी के एम बी है, वो इस बुक में दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास ट्रोपोनिन आई है, जिस तरह इन लोगों ने यहाँ पे दिए, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना वो है एल डी एच है, ये कुछ मार्कर है हमारे पास।
ठीक है। तो अब मायोग्लोबिन जो है ना, ये हमारे पास तकरीबन 24 आवर्स तक रहता है। ठीक है ना। फिर एक दिन बाद यानी आफ्टर 24 आवर्स ये डिसअपियर हो जाता है। ठीक है ना। तो ये बहुत अहम है, ये आप लोग लिख लो अगर आप लोग वो, ये क्योंकि बुक में नहीं है। ठीक है। और फिर इसके बाद जो है ना सी के एम बी है, ये 24 आवर्स पीक पे होता है जो इन लोगों ने बुक में दिया है। हाँ। ठीक है ना। और 4 to 6 आवर जो है ना ये आपके पास। हाँ, यही है। ठीक है ना। और 3 दिन बाद ये डिसअपियर हो जाते हैं तकरीबन 3 दिन बाद, यानी आप मान ले 3 दिन बाद 72 आवर्स आते हैं ना, कुछ इस तरीके से। तो अब बस आप जहन में रख ले कि 3 दिन बाद जो है ना ये डिसअपियर होता है। ठीक है। सी के एम बी के साथ एक और बात आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी रिकरेंट एम आई होती है, रिकरेंट एम आई, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर जगह पे पूछा जाता है और बहुत आम है कि रिकरेंट एमआई होती है ना, तो उसमें हम कौन सा मार्कर देखते हैं, कौन से मार्कर से हमें पता लग जाता है कि एक पेशेंट है उसको तो ऑलरेडी एमआई हुई थी, लेकिन अब दोबारा रिकरेंट एमआई हुई है कि नहीं हुई है। तो उसमें हम कौन सा मार्कर देखते हैं, सी के एम बी। ठीक है। और सी के एम बी देखते हो क्योंकि ये 3 दिन बाद डिसअपियर होते हैं, और 3 दिन बाद जो है ना अगर फिर से जो है ना सी के एम बी आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि रिकरेंट एम आई हुई है, और इससे हमें पता लग जाता है। ट्रोपोनिन आई है मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक मार्कर, यहाँ पे लिखा भी है मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक मार्कर, ट्रोपोनिन आई। ठीक है ना। एल डी एच एल से याद रखो कि ये बहुत लेट है, लेजी भी है और लेट है। लेट इसलिए क्योंकि तकरीबन 14 दिन बाद जो है ना ये हमारे पास डिसअपियर होते हैं, यानी तकरीबन 14 दिन तक ये आ जाता है, रहता है, 14 दिन तक रहता है, इसलिए जो है ना ये इसको हम कहते हैं कि ये लेजी है। और एल से लेजी और एल से लेट, तो लेट का मतलब ये है कि ये बिल्कुल लेट डिसअपियर होता है, लेक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जिसको बोलते हैं। सही है। तो ये जहन में रख ले, ये मार्कर है। ठीक है ना। वही बात है, राइजेस 2 to 4 आवर्स आफ्टर इन्फार्क्शन, पीक एट 24 आवर्स जो मैंने बात की, रिटर्न टू नॉर्मल बाय 7 to 10 डेज। सही है। इसके अलावा जो है ना ये सी कैन बी यूजफुल डिटेक्टिंग, जो मैंने पहले बात की, री इन्फार्क्शन आफ्टर एम आई हम दोबारा कर देते हैं। ठीक है ना। ऊपर वाला ये जो था ना, इस ये ट्रोपोनिन आई की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो है ना ये रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर वही 72 आवर्स, 3 दिन। ठीक है, जो मैंने ऊपर बात की। ठीक हो गया। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि यार जो थ्रोम्बस बना हुआ है या थ्रोम्बस ना बने तो उसमें हम क्या देते हैं, एस्पाइरिन देते हैं। ठीक है ना। थ्रोम्बस बनने नहीं देता है। ये ऐसे ड्रग हैं हमारे पास, एस्पाइरिन हो गया, ये हम फार्माकोलॉजी में करेंगे, कैपेटोग्रेल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बेसिकली काम क्या कर देते हैं कि थ्रोम्बस को बनने नहीं देते। हेपरिन है ये हमारे पास क्लॉट जो है ना, जो तो ऑलरेडी बना होता है उसको काट देते हैं, तोड़ते हैं। तो एस्पाइरिन देते हैं हम, इसमें हेपरिन देते हैं, फार्माकोलॉजी में ड्रग्स करेंगे। ऑक्सीजन हम दे देते हैं, नाइट्रेट्स देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, एसी इनहिबिटर्स देते हैं। ठीक है। तो देखिए ये एसी इनहिबिटर जिसके लिए ड्रग आप चाहे से, एम आई के लिए, सॉरी एम आई के लिए नहीं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए ड्रग आप चाहे से, एम आई के लिए नहीं। ठीक। तो एसी इनहिबिटर्स हम दे देते हैं। और इसके अलावा जो है ना एम आई की हमने बात की, आगे एक इसमें एक और कुछ बातें हैं वो हम करेंगे। लेकिन हमारे पास जो है ना अगर डब्ल्यू एच ओ क्राइटेरिया की हम बात करें, डब्ल्यू एच ओ क्राइटेरिया की, डब्ल्यू एच ओ वाले कहते हैं कि अगर आपके पास अम, इन 3 बातों में दो सामने आ जाए ना, 3 बातों में दो कंफर्म हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये पेशेंट एमआई वाला है। वो 3 बातें कौन कौन से हैं? कि एक तो ये कि भाई पेशेंट को जो है ना टिपिकल चेस्ट पेन, एक बात तो ये, एक बात तो ये तय हो गई। ठीक है, टिपिकल चेस्ट पेन, चेस्ट। दूसरी ये कि हमारे पास जो है ना ईसीजी पे एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो।
हम्म, और तीसरी क्या है कि हमारे पास जो कार्डिक मार्कर है, जो ऊपर हमने बात की, मायोग्लोबिन और सीकेएमबी, ट्रोपोनिन आई और ये एलडीएच और ये सब सीकेएमबी के, ठीक है, ये कार्डिक मार्कर है, ये राइज हो। इन तीनों बातें में कोई दो बातें हो हमारे पास तो हम कहेंगे कि इस पेशेंट को एमआई है, हम नहीं, डब्ल्यूएचओ क्राइटेरिया है। सही है, ये डब्ल्यूएचओ वाले कहते हैं। तो ये बहुत अहम है जहन में, ये पॉइंट्स बहुत अहम। ठीक है, हाई यील्ड, सुपर हाई यील्ड। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास ये है कि हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाती है। अगर फॉर एग्जांपल हार्ट में हमारे पास एमआई होती है ना, तो उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। विद इन 4 आवर्स हमारे पास क्या होगा, ग्रास, ये देखें, ग्रास चेंजेस, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस। सही है, अगर इन्फार्क्शन हो जाए, ठीक है, ये पेन का कलर में चेंज करो, ठीक हो गया, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हो, और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो अगर फॉर एग्जांपल लेस देन 24 आवर हो, सॉरी लेस देन 4 आवर है, नॉट 24 आवर, लेस देन 4 आवर, तो यहाँ पे ग्रॉस चेंजेस में कोई चेंजेस नहीं होती है, ना माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, लेकिन कार्डियोजेनिक शॉक हमारे पास हो सकती है लेस देन 4 आवर अगर एमआई हो। ठीक है, अब इसकी वजह से फिर हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और इरिदमिया हो सकता है। ये अर्ली है, ये यहाँ पे जो इरिदमिया है ना, ये अर्ली है। तो अगर अर्ली इरिदमिया स्टार्ट हो तो इसका मतलब ये है कि इस पेशेंट को जो है ना तकरीबन 4 से घंटों से कम हुआ है। ठीक है ना, और कार्डियोजेनिक शॉक में हो, कार्डियोजेनिक शॉक का क्या मतलब है कि a condition in which your heart suddenly cannot pump enough blood to meet your body need। सही है, तो ये है हमारे पास कार्डियोजेनिक शॉक। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है कि ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे आ रहा है, ठीक है, जिसमें आपका जो है ना हार्ट वो सही तरीके से पंप नहीं करता है, वहां पे कंजेशन हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है ना हमारे पास ये विद इन लेस देन 4 आवर, और अगर 4 से 24 घंटे हो गए, ठीक है ना, तो उस टाइम एक पेशेंट को एमआई हुई है, तो यहाँ पे जो है ना जो कलर होगा वो डार्क होगा, डार्क डिस्कलरेशन होगी, कोगुलेटिव निक्रोसिस होगा। सही है, न्यूक्लियस बाहर निकल आते हैं, वैसे जनरल पैथोलॉजी में हम करेंगे कोगुलेटिव निक्रोसिस। निक्रोसिस के हमारे पास वहां पे हम जनरल पैथोलॉजी में करेंगे टाइप से। ठीक है, तो न्यूक्लियस बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, तो इसमें जो है ना और कलर चेंज हो जाता है, कोगुलेटिव निक्रोसिस होती है, और पेशेंट्स इरिथमिया में जाता है। ठीक है ना, तो पेशेंट को इरिथमिया होती है 4 to 24 आवर्स, कलर क्या होगा यहाँ पे। ठीक है ना, फिर इसके बाद जो है ना अगर एक पेशेंट है उसको जो है ना 1 से 3 दिन हो गए, तो यहाँ पे डार्क था ना, फिर बाद में ये येलो हो जाते हैं। पहला काला था, फिर पीला हो गया, ठीक है ना, येलो हो गया, और फिर इसके बाद जो है ना यहाँ पे न्यूट्रोफिल, जब भी इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो अक्यूट इन्फ्लेमेशन में आपके पास ना न्यूट्रोफिल्स आते हैं। ठीक है ना, जनरल पैथोलॉजी में हम करेंगे, तो न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं। फिर जब अक्यूट जो है ना वो क्रानिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट होता है, तो फिर ये मैक्रोफेजेस वगैरह ये आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब जो है ना 1 से 3 दिन हो गए हैं, कलर जो है वो येलो हो चुका है, न्यूट्रोफिल्स आ गए हैं क्योंकि इन्फ्लेमेशन है। ठीक है ना, और इसी वजह से यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस होगा पेरिकार्डाइटिस, क्योंकि इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी। सही है, तो फेब्रिनस पेरिकार्डाइटिस ठीक हो गया। इसके अलावा जो है ना यहाँ पे चेस्ट पेन, जाहिर सी बात है वो तो होगा होगा, और फ्रिक्शन रब होगा। हमने पेरिकार्डाइटिस साउंड्स में ये बात हमने वहाँ पे डिस्कस की है। सही है, जब हम कहने के एक पेरिकार्डियल नॉक है, एक पेरिकार्डियल रब, कहाँ पे होती है पेरिकार्डियल रब, तो वहाँ पे हमने ये एक्सप्लेन किया। इसलिए तो यहाँ पे पेरिकार्डाइटिस है ना, तो यहाँ पे इसलिए फ्रिक्शन रब होगा, यानी हार्ड साउंड जो है ना वो पेरिकार्डाइटिस की वजह से जो प्रोड्यूस होगा। सही है, फिर इसके बाद 4 से 7 दिन हो गए,
यानी तकरीबन आप मान लें कि 1 वीक। तो यहाँ पे भी हमारे पास अब कलर वही येलो होगा, लेकिन न्यूट्रोफिल्स की जगह पे हमारे पास अब मैक्रोफेजेस आ जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि अब इन्फ्लेमेशन जो है ना वो क्रॉनिक हो गई है। ठीक है, तो मैक्रोफेजेस आ जाएंगे। मैक्रोफेजेस जब आ जाएंगे तो अब जो है ना हमारे पास जो वेंट्रिकल का जो वाल है वो रप्चर हो जाएगा। ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है ना। और इसी की वजह से कार्डिक टेम्पोनेट होगा हमारे पास। अब कार्डिक टेम्पोनेट के बारे में हम बात करेंगे, आगे आ रहा है, बड़ी डिटेल के साथ हम करेंगे, सही है। फिर इसके बाद जो है ना जो पपेलरी मसल्स होते हैं जो वाल के इर्द गिर्द जो होते हैं उसको जो बंद करते हैं और ओपन कर देते हैं, वो हमारे पास जो है ना वो भी खराब हो जाते हैं, ठीक है ना, रप्चर हो जाते हैं। और इसी की वजह से हमारे पास जो माइट्रल वाल्व है उसकी इनसफिशियंसी हो जाती है। ये इनसफिशियंसी का मतलब ये होता है ना कि जो वाल्व सही तरीके से बंद नहीं होगा, तो जब हार्ट कंट्रैक्ट करेगा ड्यूरिंग सिस्टली, तो जो ब्लड है वो एट्रियम जो माइट्रल वाले बैक फ्लो हो जाएगी, ऊपर की तरफ ब्लड चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए माइट्रल इंसफिशियंसी हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि अब 7 दिन हो गए हैं, मैक्रोफेजेस आए हैं, इन्फ्लेमेशन जो है ना वो क्रॉनिक हो चुका है, अब वॉल रप्चर हो जाएगी। उसका कम्प्लिकेशन कार्डियक टेम्पोनेट आएगा, बन कम्प्लिकेशन आ जाएगा, पपेलरी मसल्स रप्चर हो जाएंगे। इसी की वजह से हमारे पास जो माइट्रल वाल्व है उसकी इनसफिशियंसी हो जाएगी, रिगर्जिटेशन हो जाएगा। जब ड्यूरिंग सिस्टरी आपका हार्ट कंट्रैक्ट करेगा, ब्लड फ्लो बैक फ्लो हो जाएगी माइट्रल वाल्व में, और यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होगा, और उस साउंड को हम कहेंगे, कौन सा साउंड? माइट्रल रिगर्जिटेशन में कौन सा साउंड होता है? आप लोगों को याद है? साउंड हमने किए हैं, कल भी हमने इसके बारे में टेस्ट में हमने पूछा था, सही है। तो जो माइट्रल रिगर्जिटेशन है इसमें जो है ना सिस्टोलिक मरमर होता है, सही है। पेन सिस्टोलिक मरमर अर्ली में भी होता है, लेट में भी होता है, और मिड में भी होता है। तो तीनों फेज में हमारे पास ये साउंड प्रोड्यूस होगा। अब जो है ना तकरीबन 3 वीक्स हो चुके हैं, 1 to 3 वीक्स। अब जो बॉर्डर्स होंगे यहाँ पे, हाँ, क्योंकि जब भी आपके पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना तो फिर इसके बाद हमारे पास ग्रेन्युलेशन टिश्यू बन जाते हैं। अभी आप लोगों ने जनरल पैथोलॉजी नहीं पढ़ी है ना, ये सारी जो है ना जनरल पैथोलॉजी में हम करेंगे। फिर इन्फ्लेमेशन होती है, एक्यूट है, फिर क्रॉनिक है, फिर इसके बाद जो है ना ग्रेन्युलेशन टिश्यू बन जाती है, फिर जो है ना वो स्कार बन जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बेसिकली जनरल पैथोलॉजी में हम करेंगे। तो यहाँ पे ग्रेन्युलेशन टिश्यू जो है ना वो एंटर हो जाते हैं, सही है। और क्योंकि ये ग्रेनुलेशन टिश्यू हमारे पास जो कोलेजन होते हैं, जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, वो आके यहाँ पे कर देते हैं। जनरल पैथोलॉजी में हम करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना अब 1 महीना हो गया है, तो अब ग्रेनुलेशन टिश्यू बन चुके हैं हमारे पास, जो है ना वो नए पी वेसल्स बन चुके हैं, ठीक है ना। अब जो है ना स्कार बनेगा, और उस स्कार जो है ना वो वाइट स्कार होगा। फिर इसके बाद लास्ट जो होता है ना हमारे पास फाइब्रोसिस होती है, ठीक है। और फिर इसके बाद इसका जो कॉम्प्लिकेशन आएगा वो यही होगा, एनोरिज्म, म्यूरल थ्रोम्बोसिस, ड्रेसलर सिंड्रोम, ठीक है ना। तो जब भी ड्रेसलर सिंड्रोम का मतलब है कि पोस्ट एमआई में जो है ना हमारे पास वो हो जाता है पेरिकार्डाइटिस, सही है। तो इसको हम कहते हैं ड्रेसलर सिंड्रोम। तो देखिए हमारे पास लेस देन 4 आवर, 4 to 24 आवर, 1 to 3 डेज, 4 to 7 डेज, क्या क्या चेंजेस आ सकती है, ये बहुत अहम है ये टेबल, सही है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लेस देन 4 और क्या चेंजेस होगा, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। फिर डेज है हमारे पास, अगर दिन 1 से 3 दिन हो गए, क्या चेंजेस आएंगे, क्या कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। ये वीक है तकरीबन। तो आप इसको इस तरीके से याद रखो, वन मतलब डे है ना, डे, वीक, और मंथ। तो डे से मतलब 24 आवर, ठीक है। और 1 to 3 डेज। फिर वीक से मतलब 4 to 7 डे, और फिर मंथ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इस तरीके से आप याद रखें। लास्ट टॉपिक है सडन कार्डियक डेथ, बाकी हम कल करेंगे, सही है। वो ये है कि सडन कार्डियक डेथ में ये है कि अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाए, ठीक है ना, किसकी वजह से? ड्यू टू कार्डियक डिजीज की वजह से। और इसका जो सिम्टम्स है लेस देन 1 आवर आफ्टर सिम्टम्स जो है ना वो एराइज हो जाते हैं, ठीक है।
और मोस्ट कॉमन इथियोलॉजी ये है कि 90% पेशेंट जो है ना वो ज़्यादातर एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, सही है। और लेस कॉमन जो काजेज है हमारे पास माइट्रल वाल प्रोलैप्स है। आगे हम पढ़ेंगे। प्रोलैप्स का मतलब ये होता है कि आपका जो माइट्रल वाल है वो बैलून लाइक जो है ना डायलिटेशन हो जाती है, उसको कहते हैं माइट्रल वाल प्रोलैप्स। कार्डियोमायोपैथी, ठीक है ना। कोकेन एब्यूज की वजह से, जो लोग कोकेन यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी हमारे पास ये सडन कार्डिक डेथ होती है, ठीक है ना। तो कोकेन अब्यूज में जो कोकेन यूज करते हैं वो इसकी वजह से सडन कार्डिक डेथ क्यों होती है, क्योंकि इसमें कोकेन में हमारे पास जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, वो इंक्रीज हो जाती है। और ये क्यों इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कोकेन बंदा यूज कर रहा है। और जब कोकेन बंदा यूज करता है तो इसका जो वेसल्स है ना वो कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। वेसल कंट्रैक्ट हो गया है और इसी की वजह से बीपी इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद जो है ना, जब ये वेसल्स कंस्ट्रक्ट हो जाता है, बीपी इंक्रीज हो जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। सारी फिजियोलॉजी है ऑलरेडी हम, ठीक है। हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा और इसी की वजह से जो है ना वो सडन, ये रिस्क है सडन कार्डिक अरेस्ट का या सडन कार्डिक डेथ का। एक कार्डियोमायोपैथी भी हम आगे करेंगे। कोकेन की वजह से किसी में, ठीक है ना, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज्यादा, बंदा जो है ना वो कोकेन यूज कर रहा है, वेसल्स कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, बीपी इंक्रीज हो जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज और इसी की वजह से हमारे पास कार्डियक अरेस्ट होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है ना हमारे पास क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज। अब अगर एक्यूट को आप ट्रीट ना करो तो फिर ये क्रानिक में कन्वर्ट हो जाता है। और इसमें भी इन्फार्क्शन, और ये जो है ना अगर आप इसको ट्रीट ना करो क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज को, तो फिर ये जाके कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हमारे पास ये बात जो है ना वो कन्वर्ट हो जाती है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है अगर आप एमआई को ट्रीट ना करें, ठीक है ना। इसके में सॉरी, इसके में हार्ट डिजीज को, और हाँ वही है एमआई, ठीक है। तो बाकी जो है ना हम कर कर लेंगे, सही है। आज के लिए इतना ही।